अरुण ऋषि जी, जो हाँ आज जी। हमारा सिस्टम लोगों को बिना राहत दिए, बिना विधिक ड्यूटी किए इसलिए भगा पा रहा है हाँ, क्योंकि उसकी ड्रेस, उसके भाव वैसा से उसे लगता है कि इसे भगाने में कोई रिस्क नहीं है। सही बात, बिल्कुल सही जैसे कह मान लो एक सफेद ड्रेस वाला या और कोई हाई फाई दिखने वाला व्यक्ति थाने पहुंचता है हाँ तो इतनी आसानी से उसे भगाने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यहाँ पर जो व्यक्ति जिसकी वेशभूषा एकदम साधारण है, हाँ हाँ हाँ, उसे आम आदमी। हाँ। आम आदमी, उसे अकारण भगा दिया जाता है, उसका सिर फटा रहता है, हम्म। उसका अपराध पंजीयन नहीं होता है और वहीं पे कोई बाहुबली पहुंच जाता है, हाँ पैसे देकर वो हाँ, झूठा मुकदमा कायम करा देता है। बिल्कुल। और पुलिस को पूरी तरह से मालूम होता है कि यह झूठा मुकदमा है। हाँ, उसको और भी मालूम झूठा, रहता हाँ, है। और हाँ। झूठा मुकदमा होते हुए भी दबाव हम्म, में दो झूठे बयान काट के हाँ, उस व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है और वो बिल्कुल। अपनी जमानत कराने के लिए विवश है। हाँ, राइट। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। जिनके पास 5 पैसे नहीं हैं हम्म। वो बेचारे जमानत भी नहीं करा पा रहे हैं। हाँ, वो वही मतलब वही वही हो रहा है। वो जो है अंडर ट्रायल के बतौर जेल में पड़े हुए हैं। और हाँ। बहुत सारे लोग तो इतने दुर्भाग्यशाली हैं या क्या हम्म, अभागे हैं हाँ। क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 90 दिन के अंदर मोस्ट हीनस ऑफेंस में, नॉर्मल हाँ, केस में 60 दिन में, सही और बात है। मोस्ट हीनस ऑफेंस में 90 दिन में यदि पुलिस अपनी विवेचना पूर्ण नहीं करती है हाँ, तो देयर इज अ राइट टू बेल। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। बेल इज अ राइट, राइट। यस यस। ये मुर्मू का एक जो लेक्चर आया था राष्ट्रपति जी का, हाँ, वो इसी पे था कि सारे उन्होंने कहा कि भैया जब आपने ऑर्डर ही दे दिया है कि 90 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते, तो फिर ये फालतू की चीजें जेल और बेल का खेल क्यों चल रहा मैं वही कह रहा हूँ, है। हाँ लेकिन हाँ उस केस में भी हमारी अंधी अदालतों को हाँ कोई आवेदन लगाएगा तब वो संज्ञान लेंगे। हाँ, सिस्टम अपने आप क्यों नहीं कहता है? बिल्कुल। और सिस्टम जो है ना अपने आप उस पुलिस वाले से क्यों नहीं पूछता है कि भाई साहब दुष्ट लोग, आपने सही, 90 दिन में विवेचना क्यों पूरी नहीं कर पाई है? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है हम्म, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐसा ही सिस्टम बनाया था। वो लॉर्ड थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। आप गुलाम हैं, आप झेलिए। तो क्राइम फ्री भारत के जो कार्यालय हैं हाँ जी। वो एक बहुत इस्टेब्लिश प्रोसेस के तहत 4 तरीके की अकाउंटेबिलिटी को डील कर रहे हैं। पहली अकाउंटेबिलिटी है लीगल अकाउंटेबिलिटी, यस दूसरी अकाउंटेबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, यस, तीसरी अकाउंटेबिलिटी है लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल। और चौथी अकाउंटेबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। हाँ। मतलब ये इतना पावरफुल है हम्म, कि हर आदमी अकाउंटेबल हो जाएगा। इतनी पावरफुल है कि सरकारें गिर जाएंगी आर्टिकल 356 के तहत। हाँ हाँ हाँ, आर्टिकल 356 के तहत सरकारें गिर जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इज इट नॉट वेरी पावरफुल? ये बिल्कुल है, पावरफुल है ना। तो इसको समझना नहीं चाहोगे? नहीं नहीं, समझना तो चाहेंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ, हाँ जी। बहुत आसान सा है। हम्म आर्टिकल 39 कह रहा है हम्म कि किसी भी नागरिक को हम्म, किसी भी स्रोत से यदि किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है हाँ। तो ये उसकी विधिक जिम्मेवारी है कि उसे वो पुलिस को रिपोर्ट करे। ठीक है। और यदि वो ऐसा नहीं करता है हम्म, तो उसे सिद्ध करना है कि वो इनोसेंट है। बिल्कुल। मतलब इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस को बदल दिया गया है। ठीक है। नॉर्मल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहती है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हमें यस। संदेह से परे प्रकरण में ये सिद्ध करना होता है कि इसी ने ये अपराध किया है। ठीक है। राइट। हाँ इस सेक्शन 39 में उल्टा कर दिया गया है कि हाँ, यू आर इनोसेंट, यू हैव टू प्रूव। तो पुलिस यस। को अकेला ये कहना है कि भाई साहब ये आपके संज्ञान में आया था, हाँ हमारे पास ये प्रूफ है, हाँ, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट यू आर इनोसेंट, ठीक है। एंड इफ यू कुड नॉट डू इट हाँ, आपको जेल भी भेजा जा सकता है। ठीक है। मतलब दैट इज द लीगल प्रोविजन। ठीक है। हालांकि सजा बड़ी नहीं है, 2 महीने की ही सजा है। भले जो हो, हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन सजा है। सजा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके संज्ञान में यदि अपराध आ जाता है हाँ, तो ये आपकी विधिक जिम्मेवारी है जिसके ना करने पे आपको जेल भेजा जा सकता है। ठीक है। इसकी बारीकी समझना बहुत जरूरी है। राइट। हाँ। क्या थानेदार जिसकी आल्सो एक विधिक जिम्मेवारी है कि संज्ञेय अपराध उसके संज्ञान में आए
हाँ इवन सुओ मोटो ऑफेंस रजिस्ट्रेशन का पावर थानेदार को है। ठीक है तो हमारे जो अपराध मुक्त भारत मिशन के जो कार्यालय होंगे उनकी स्टेशनरी और ड्राफ्ट हम यहाँ से फाइनल कर रहे हैं, बहुत जल्दी जारी करेंगे। ठीक है। तो वो जो है दे विल साइन इन देयर ओन कैपेसिटी एज वेल एज ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ द क्राइम फ्री भारत। ठीक है। मतलब दे आर साइनिंग देयर ओन बिहाफ आल्सो एज ए सिटीजन ठीक है। टू एक्सरसाइज देयर राइट अंडर सेक्शन 39 ऑफ द CRPC। ठीक है। राइट। अब जो है वो क्या लिख रहा है कि भाई साहब ये मेरी विधिक जिम्मेवारी है कि मुझे संसूचित करूं, और आपकी भी विधिक जिम्मेवारी 154(1) में है कि संज्ञान लेकर विवेचना करें। कृपया अपनी विधिक जिम्मेवारी का निर्वहन करें, अन्यथा जो है ना आगे अन्य कदम भी उठाए जाएंगे। बिल्कुल 15 ठीक है ना, या चाहो तो खोल भी सकते हैं कि विधिक कदम उठाएंगे, प्रशासनिक कदम उठाएंगे, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी वाले कदम उठाएंगे और संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कदम उठाएंगे। ये शब्दों को लिख देने में फायदा है। उसको लगेगा साला संविधान तक खींच के ले जा रहे हैं भाई, तो सही बात है। ठीक है ना, राइट। अब अज्यूम करिए कि थानेदार मोटी खाल का है, वो आपकी बात नहीं सुनता है। क्यों? क्योंकि उसके संज्ञान में अभी नहीं है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, अभी उसके संज्ञान में नहीं है, उसे लग रहा है कि ये तो गीदड़ भव की है, राइट। तो वो उसको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि उनके गले का प्रपंच होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो आर्टिकल 311 के बिना विभागीय जांच के ही डिसमिस हो जाए। सही बात है। क्योंकि भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है ना, मतलब जो है मैथिलीशरण गुप्त ऐसी चीज तो बनाते ही हैं कि ऑप्शन आर फोरक्लोज्ड। मतलब आपके जेल जाने के ऑप्शन ही अकेला बचेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना। तो अब यदि अज्यूम करिए कि 154(1) में थाना प्रभारी संज्ञान नहीं लेता है, जो उसकी विधिक जिम्मेवारी है। ठीक है। इसी सेक्शन में SP को 154(3) के तहत, इसी सेक्शन में 154 में ही सब सेक्शन 3 जो है SP को बहुत इतने बड़े पावर दे रहा है जो DG को भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो DG के पावर हैं वो सेक्शन 36 CRPC से फ्लो होते हैं। किससे फ्लो होते हैं? DGP के। DGP के सभी सीनियर ऑफिसर के। अच्छा, ओके। और सभी सीनियर ऑफिसर के पावर इंक्लूडिंग DG लीगली दे फ्लो फ्रॉम सेक्शन 36 CRPC, जो ये कहता है कि सभी सीनियर अधिकारियों को थाना प्रभारी के अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन 154(3) कहता है कि SP तो बहुत ऊंचा है, मतलब इसका मतलब है कि DG से भी ऊंचा SP है। अच्छा। हाँ, वो SP को ओरिजिनल पावर दे रहा है कि आप खुद संज्ञान ले सकते हो। ठीक है। फिर वो दूसरा पावर दे रहा है कि आप इसको खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। फिर वो तीसरा पावर दे रहा है कि भाई यदि तुम खुद नहीं कर पा रहे हो, बहुत बिजी व्यक्ति हो, तो तुम किसी भी अधीनस्थ को उसका उस थाने से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम अपने कार्यालय के हवलदार को भी ये ड्यूटी दे सकते हैं, राइट। हाँ, कि ये तो इसका वो करके बता दे। ठीक है। इसका आप संज्ञान लो, इन्वेस्टिगेशन करो, संज्ञान भी ले सकता है वो। हाँ, ठीक है। इसका मतलब है ही कैन, बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में whosoever that subordinate officer legally under section 154(3) he will get all the power of DGP, स्टेशन हाउस ऑफिसर। जो 36 के तहत जो DG और बाकी लोगों को पावर, सभी सीनियर ऑफिसर को जो पावर मिल रहे हैं, वो पावर जो है एक हवलदार को 154 के तहत मिल जाते हैं। SP दे सकता है। SP दे सकता है, and he will exercise all the power of SHO। इसका मतलब है वो थाने जाएगा, लेकिन सिग्नेचर अपने करेगा, उसको जो है ना थानेदार कौन है इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है। वो चालान भी काटेगा तो अपने सिग्नेचर में काट सकता है, बिकॉज लॉ ऑथराइजेज हिम टू बी SHO फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो जो ओरिजिनल थानेदार है वो अपनी जगह बैठा रहेगा, लेकिन SP जो है यदि मान लो कोई नेता ने उसे पोस्ट किया है और नेतागिरी के दबाव में वो नहीं कर रहा है और SP के आदेश की अवज्ञा कर रहा है, he can do that। तो वो जो है उस थानेदार को भी सबक सिखा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये चालान करेगा, इसके बाद उसको वो रगड़ सकता है कि भाई तुमने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन क्यों नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब अज्यूम करते हैं तो 154(3) में भी इनकी विधिक जिम्मेवारी है, तो हमारा जो लेटर जाएगा वो जाएगा कि भैया सेक्शन 39 में हमारी विधिक जिम्मेवारी है, जो कि इतनी बड़ी है, जो आप लोगों से ज्यादा बड़ी है। क्योंकि आप लोग कोई भी जेल नहीं जा रहे हो, लेकिन मैं तो जेल भी जा रहा हूँ। हाँ, सही बात है। तो मेरी जिम्मेवारी आपकी जिम्मेवारी से बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई। हो गई। तो भैया मेरी विधिक जिम्मेवारी बड़ी है,
हाँ। आपके थाना प्रभारी को 154 में उसकी विधिक जिम्मेवारी का पालन करने के लिए भेजा गया था, ठीक है, जो उस व्यक्ति ने नहीं किया है, राइट। ठीक है, बिल्कुल। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना विधिक और प्रशासनिक जो भी आपको जो है कार्रवाई करना है वो करें, ठीक है ना। और जो है किसी अन्य व्यक्ति को जो है जांच सौंपकर 154 के तहत उसको एसएचओ के जो पावर हैं वो भी एक्सप्लिसिटली देते हुए आदेश जारी करें। बस, बहुत बढ़िया। एक आदेश का जो है ड्राफ्ट भी संलग्न है, ठीक है। मतलब उसके जो एसपी के लिए जो आदेश क्या जारी करेगा वो केवल नाम और रैंक लिख दे, बाकी आदेश की कॉपी बना के हम उस साथ में संलग्न करेंगे अपनी स्टेशनरी में। ठीक, समझ गया मैं। समझ गए। अब अज्यूम करिए एसपी ने नहीं किया, तो यहाँ से दो रूट खुल रहे हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूट खुल रहा है, डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी फलाना, और दूसरा लीगल रूट खुल रहा है जो 156(3) में मजिस्ट्रेट हैविंग द जुरिडिक्शन ही कैन डायरेक्ट पुलिस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑफेंस। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो ये जो पावर दिया जा रहा है ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में कोई व्यक्ति, कोई मतलब कोर्ट वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर करने से उसे प्रतिबंधित किया गया है। कोर्ट को जो जैसे कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी चलती है, नहीं, वो मॉनिटर नहीं कर सकते है, इट इज प्रोहिबिटेड, राइट। ओके, ठीक है। लेकिन यदि उसने 156(3) में अपने जुरिडिक्शन को इन्वोक किया है तो ही गेट दैट सुपरवाइजरी पावर। ओके। Monitoring of the cases in which police has not registered the case, but the police registered under direction 156(3) of the CRPC. Monitoring of and supervision of such case जो है ना naturally falls within the jurisdiction of the court. ओके। तो मतलब ये कोर्ट को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिल गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी है कोर्ट का ही कि हम एज ए प्राइवेट कंप्लेंट उसे 202, 204 में भी लगा सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ये दो ऑप्शन हो गए हैं। यदि मान लो अज्यूम करिए कोर्ट भी नहीं सुनती है, तो सिमिलर राइट हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 482 के तहत आप लोगों को ये मतलब ये कोर्ट से प्ली कर सकते हैं, हाई कोर्ट से, कि मेरी बात ये नहीं सुनेंगे, आप सुनो। और मेरा इसको जो भी है निर्णय, आदेश दो, ठीक है ना। अब अज्यूम करिए हाई कोर्ट भी नहीं सुनती है, मतलब मैं एक्सट्रीम पे जा रहा हूँ। तो आपके पास दो ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के हैं। ठीक है। क्योंकि ललिता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 5-6 डिसीजन, लोट मनी सिक्वल डिसीजन हैज बीन पास्ड, जिसका सम टोटल है कि यदि आपके कंटेंट से एफआईआर मतलब संज्ञेय अपराध विदित हो रहा है तो पुलिस इज हैविंग नो अदर ऑप्शन बट टू रजिस्टर केस। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पुलिस के ऑप्शंस को फोरक्लोज कर दिया गया है। ठीक है। कुछ केसेस में जांच का अधिकार दिया गया है, लेकिन जांच में भी ये कह दिया है कि भाई साहब जो आप जांच करेंगे वो प्रकरण की जांच नहीं करेंगे, आप इस बात की जांच करेंगे कि क्या किसी संज्ञेय अपराध का घटित हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रोसीजर। ओनली टू एग्जामिन एंड एस्टैब्लिश कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन मेड आउट। और यदि तो आप ऑफेंस की विवेचना नहीं करेंगे, आप ये एस्टैब्लिश करेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ, और हुआ है तो पहले रजिस्टर करिए फिर विवेचना करिए। ठीक है, ठीक है, राइट। तो क्योंकि सभी लोगों ने अपना काम नहीं किया तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्टेम्प्ट पिटीशन कि आपके इस आदेश का पालन नहीं किया गया। ठीक है। एंड दूसरा रूट है PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। समझ गया। तो इस तरीके से इतने सारे रूट जो है आपके जो है लीगल हो गए। ठीक है। प्रशासनिक में भी यही रूट जाके सीएम तक जाएगा, जिसमें कि आप तथ्यों के साथ कहेंगे कि आपकी प्रशासनिक जिम्मेवारी है कि थाना प्रभारी को ऑफेंस करें, एसपी को ऑफेंस करें, जो जिस लेवल को आप अपग्रेड करते जाएं उसकी अकाउंटेबिलिटी सम्मिलित करते जाएं। बस 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 बस, ठीक है, ठीक है ना। तो ये प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ठीक है। अब तीसरी है लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। ओके। तो ये हमारे लेजिस्लेटर जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके क्वेश्चन के ड्राफ्ट क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय बना के भेजेगा अलोंग विद द प्रूफ। तो जो अपोजिशन के MLA हैं वो हवा में फहराएंगे कि भाई साहब बताइए गृह मंत्री जी ये आपके थानेदार ने काम क्यों नहीं किया है, और आप क्या कार्रवाई करेंगे, अपने थाना प्रभारी को सस्पेंड करेंगे
और एसपी ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया, तो एसपी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल राइट, सही कह रहे हो। और वो उसे अब तक डीजीपी तक ले जा सकता है कि डीजीपी ने भी अपनी जिम्मेवारी निर्वहन नहीं की है, तो डीजी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। और इसका होमवर्क भी क्राइम फ्री भारत करेगा, मतलब उसके ड्राफ्ट जो है वो हमारा कार्यालय बनाएगा। ठीक है, राइट। अब बाद में बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी भी है। हाँ, तो पुलिसिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अंडर एंट्री टू लिस्ट 2 शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और उसमें प्रावधान दिया गया है कि एक वॉचडॉग बिठाया गया है जिसको गवर्नर कहते हैं। ठीक है। उस गवर्नर को हर महीने एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना होती है कि हमारी सरकार का कामकाज कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अनुरूप चल रहा है, संविधान के अनुरूप चल रहा है, एंड देयर इज नो फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ये हर महीने में जाती है? हर महीने में, इट इज मैंडेटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। अच्छा, ओके, ठीक है। और वो चूंकि सब नेता लोग हैं, तो इस बात में उनका ना कोई ट्रेडिशन है ना किसी ने कोशिश की, तो फिर हम बना के भेजेंगे कि देखो साहब कि 5,000 केसेस में 10,000 केसेस में आपकी मशीनरी ने अपना काम नहीं किया, और सबको हमने बताया, इसका मतलब है ये संवैधानिक फेल्योर है। ठीक है। तो जैसे 1992 में 3 सरकारों को एंट्री 1 के नॉन कंप्लायंस पे डिसमिस किया गया था। अच्छा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन में, क्योंकि एंट्री नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर है और एंट्री नंबर 2 पुलिसिंग है। ठीक है। तो आपके ऑलरेडी स्टैब्लिश नॉर्म है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के निर्वहन न करने पर उसे कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर ऑफ मशीनरी माना जाकर आर्टिकल 356 में डिसमिस किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो यदि एक सरकार भी गिर गई, गवर्नर को अधिकार होता है। हाँ, और गवर्नर को रिपोर्ट भेजेंगे, फिर गवर्नर नहीं करेंगे तो PIL लगा देंगे। ठीक है कि साहब गवर्नर को मंडामस जारी करो कि वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन करे। ठीक है। तो हम जो है गवर्नर को भी कंपेल कर सकते हैं। हाँ, समझ गया मैं। तो आप बताइए, विधिक जिम्मेवारी है। अभी हमने देखो किसी को हराया नहीं, लेकिन सिर्फ जो है आज के अवेलेबल रूल्स को एज ए थर्ड पार्टी, देखिए विक्टिम नहीं कर सकता है। क्यों? विक्टिम को आप फंसा दोगे। बिल्कुल वही। आप मैथिलीशरण गुप्त को नहीं फंसा सकते हो ना। मैथिलीशरण गुप्त ऐसा पटकिया मारेंगे ना कि आप चारों खाने चित्त हो जाओगे। समझ गया मैं। समझ गया ना। तो इस तरीके से अब सवाल ये उठता है कि जो लोग ये विद्वान हैं, जो भी ये पब्लिक वो बुला रहे हैं अपनी जगह पे, कह रहे कल्याण हो रहे हैं, वो उन्हें अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। सही बात है कि जो व्यक्ति यहाँ 3 दिन आ रहा है, बेचारा गरीब गुरबा है, उसको ठीक ढंग से खाने के लिए नहीं है, फिर भी आपके यहाँ दान भी दे रहा है। एटलीस्ट इनका ये धार्मिक जिम्मेवारी बन जाती है कि उसका कुछ कष्ट दूर करें, उसकी जो बीमारी फटी है उसमें कुछ मरहम लगाएं। बिल्कुल। और एटलीस्ट ही शुड बी बेटर प्लेस देन व्हाट एवर ही इज ऑन दिस डेट। मतलब जिस तारीख को वो आया है कैंप में, और जिस तारीख को 2 या 3 दिन बाद गया है, तो उसका जीवन में थोड़ा सा कुछ दर्द कम हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये शुद्ध दुष्टता है। वो तो है। राइट। बिल्कुल। और शाकाहारी कहना है तो इससे किसी का भला हो नहीं रहा है। आप जैनी भी जो है ना खूब काट काट के मांस खा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी लोगों को छोड़िए, जिनका धर्म का सैंक्शन है वो भी खा रहे हैं, छुप छुपा के हर कोई खा रहा है। तो ये लोग जो है ऐसी बात से नहीं समझेंगे। इनके लिए हम एक कानून छोटा सा बना देंगे कि यदि आपने गाय को काटा तो 3 से 30 दिन में हम आपको जो है न्याय दे देंगे। बिल्कुल। और आपकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे। पूरी संपत्ति। ऐसे केस में तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मेरी मेनका गांधी जी के साथ एक बार मीटिंग हुई थी जी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि बोले ऋषि साहब आप आपके लेक्चर्स में वेजिटेरिज्म के बारे में बोला करिए। हाँ। तो मैंने कहा देखो मैडम, मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि वर्ल्ड की 90-95% आबादी नॉन वेज है। बोले कैसे? मेरे साथ वर्ल्ड में 70% पानी है और 70% सी समुद्र है।
तो वहाँ तो खेती हो नहीं पाती, तो उनको सी फूड खाना पड़ता है। नहीं, फिर बचा 15% रेगिस्तान। देखिए हाँ। देखिए वैसे तो मछली भी जो है यदि हम उसे डिसइंटीग्रेट करके डालें तो दैट विल बिकम ए वेरी रिच मैन्योर। हाँ, रिच मैन्योर है ना। ठीक है ना। तो चलो जिनके साथ ये प्रॉब्लम है वो करते रहे, भारत के साथ प्रॉब्लम नहीं है। और भारत की गायें जो है 1 ग्राम गोबर जो है 300 करोड़ जीवाणु देती है। वो तो और जो बिना दूध देने वाली गाय है उसका 1 ग्राम गोबर 500 करोड़ जीवाणुओं को देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो रासायनिक खाद के कारण हमारी मिट्टी जो है कड़ी भी हो गई है और ऊसर भी हो गई है। सही बात है। और उसकी हमारे पूरे फूड चेन में विषाक्त हो गया है। और तो यहाँ पर इंडिया में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब ये दुष्ट राजनेता तो ऐसे कोई कानून बनाएंगे नहीं। नहीं वही चक्कर सब क्या है। और ये जो है ना आरएसएस भाजपा कुछ कोशिश भी करेगी तो उन्हें भगुआ रंग में रंगा माना जाएगा। लेकिन मैथिली शरण को तो बिना रंग के हैं। वो देश हित में सभी सेल्फलेस है, एक पैसा मांग नहीं रहे किसी से। हम क्या कह रहे हैं, मैथिली शरण जो काम करेंगे उसको किसी को अमान्य करने का कोई हक नहीं है। यदि वो कुछ बात कहना चाहता तो डिबेट करे। बिल्कुल बिल्कुल, आओ बात करो। हाँ, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि शाकाहारी तो हम इनको 5 दिन में बना देंगे, कानून बनाने में लगेंगे 10 मिनट। सही बात ना की जीत हुई और ना की हार हुई, सिर्फ इतनी ही देर लगना है। बस। और उसमें कुछ संशोधन करना होंगे तो करते रहेंगे। सही बात है। और ये कोई भी हमारा कानून एक पेज से बड़ा नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राइट। और हर कानून में क्राइम सिंपल हिंदी में हाँ बस कोई इलाबोरेशन नहीं। और जज की ये जिम्मेवारी होगी कि वो जाए, उसे न्याय देना है। ये अभी अंधा बंदा वाला खत्म हो जाएगा। सही बात है। जज कल ये मैंडेटरी होगा कि वो स्पॉट को विजिट करे सब साक्ष्यों को सुनने के बाद एंड फाइनली कहे कि मैंने न्याय किया है। बिल्कुल। और यदि उसने अन्याय कर दिया तो और जानबूझ के अन्याय किया है तो अपील अगेंस्ट द जज होगी। तो जज महोदय को अपराधी के कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा और यदि कंपनसेशन देना होगा। और यदि वो डिफेंड नहीं कर पाया तो उसे महाअभियोग से अभियोजित कर दिया जाएगा और ऊपर से अपनी जेब से कंपनसेशन भी देना होगा। बिल्कुल। तो अभी जो अंधा बांध के अंधी पट्टी भी बांध रहे हैं, भैया अंधा न्याय क्यों कर रहे हो? हाँ सही भैया तुम खुद मान रहे हो कि हमने आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई है। तो भाई साहब हमारी जिंदगी है, तुम पट्टी बांध के हमारी ऐसी कम तैसी करोगे? सही बात है। नहीं ये बताओ भाई साहब आप पट्टी क्यों बांधे हो? ठोक बजा के कहो कि हमने न्याय किया है। बिल्कुल किया। अच्छा, और यदि आप ठोक बजा के न्याय नहीं करेंगे तो भाई साहब आप कल जज भी नहीं रहेंगे और जेल से कंपनसेशन और देना होगा। सही बात है। तो आज की जो लॉर्डशिप की व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। मेन चीज अब किसी को जो है इतना बड़ा चिंतन रखना चाहिए कि जो ये जितने विद्वान हैं, हम तो कहते हैं कि हमें सब विद्वानों को चुनौती देता हूं कि मैथिली शरण गुप्त से साक्षात करो और हम लाइव करेंगे। यदि हमने आपकी सिट्टी पुट्टी गुम नहीं कर दी तो कहना, क्योंकि आप सूडो हो। आप इन अंग्रेजों के जो है ना साले वो हो, चाटुकार हो, जो उन्होंने दिखाया तुम उसी को भगवान मान रहे हो। नहीं, जुडिशरी का काम न्याय देना है। आंखों पे पट्टी बांध के वो नहीं, उसको जो है ना इट विल बिकम मैंडेटरी कि न्याय देने के पहले आपको स्पॉट पे जाना होगा एंड यू हैव टू सेटिस्फाई कि आप न्याय कर रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी जेल जाने तक की हो रही है, आपका जो नौकरी भी चली जा रही है और कंपनसेशन भी देना हो रहा है। लिहाजा अपन ये नहीं कह सकते कि आप ये नहीं कर सकते हो। कल ही मेरे अश्विन उपाध्याय जी से बात हो रही थी। कल की उनकी PIL और एक्सेप्ट हुई है कि नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट मैंडेटरी होना। ये सब बकवास वाली बातें हैं। ये मालूम नहीं कौन हुआ कौन नहीं हुआ। ये ऐसा थोड़ी चलता है। ये आप जो है ये आदि बदबुदाई वो जो है ना हमारी ही बात को आप जो है ना दाएं बाएं बदल के कह रहे हो। हम ये कह रहे हैं कानून बनाइए। आपको जो है इफ यू वांट टू डोंट वांट टू डिस्क्लोज, कानून में लिखा जाएगा इन्फ्लुएंस विल बी ड्रॉन अगेंस्ट यू। आप बिल्कुल मत जाओ नार्को पे। हम मान लेंगे कि जो तुम कह रहे हो वो झूठा है। भाई बिल्कुल हम रिजल्ट पे फोकस करें ना, हम प्रक्रिया पे क्यों फोकस करें? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिस इज ए मैंडेटरी कि यू हैव टू गो अंडर नार्को टेस्ट। मैंडेटरी है, राइट? मैंडेटरी। इफ यू वांट टू रिफ्यूज you are having authority to do so, yes, but then
वी विल ड्रॉ द इन्फ्लुएंस अगेंस्ट यू। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, वही है। तो उस तरीके की पर्पस यही है जो आप चाह रहे हैं, वही वो भी चाह रहे हैं। नहीं, मैं जो है अश्विनी कुमार जी के रूट से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अश्विनी जी के? हाँ, अश्विनी उपाध्याय हैं। हाँ। मैं उनके रूट से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि हमने इन मुग्गों को वोट दे के लॉ मेकर क्यों बनाया है। हम तो कह रहे हैं कि जुडिशरी के नियम बदलना है, तो वो जुडिशरी तो नहीं बनाएगी। जुडिशरी कौन सा अच्छा काम कर रही है, क्यों कॉलेजियम होना चाहिए? तो फिर आईपीएस ऑफिसर डिसाइड करें आपस में कि हम किसका बेटे को आईपीएस बनाना है। आईएएस डिसाइड कर लें कि भैया आपस में हम अपने बच्चों को आईएएस बना देंगे। नहीं तो आपका कॉलेजियम क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सही। राइट। और हम तो ये कह रहे हैं, अभी जितनी ज्यादा चाटुकारिता जुडिशरी में है, जुडिशरी में जजेस कांपते हैं इनसे। क्यों? क्योंकि इनका भविष्य इनके हाथ में है पूरा। अच्छा। 2 साल हाईकोर्ट में जाने के बाद यदि इन्हें कंफर्म नहीं करेंगे तो वो जज नहीं रहेंगे। अच्छा। हाँ, तो वो तो जो जज बनने के बाद भी डरते हैं। नेचुरली। हाँ, और ये इन्होंने पूरी जो है चौधराहट कर दी है। बिल्कुल जो है जुडिशरी में बैठे हुए जज इनके बंधुआ मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर। दे आर बॉन्डेड लेबर। मतलब इतनी बुरी स्थिति तो कहीं नहीं है। इतना रेजिमेंटेशन तो आईएएस आईपीएस में नहीं है। हाँ, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही बुरी बात है? नहीं है सर, चक्कर ये है। और आप ये बताइए, 87 फैमिलीज के लोग ही जो है जुडिशरी में अपर पूरी जुडिशरी को घेरे हुए हैं। ये क्या शुद्ध दुष्टता का प्रतीक नहीं है? तो जितने लज्जा विहीन जो है हमारे राजनेता हैं, उतने ही लज्जा विहीन हमारी जुडिशरी है। और वो लॉर्ड भी है। वो एक किसी चीफ सेक्रेटरी से कह सकती है कि भैया तुम टी शर्ट पहन के क्यों आ गए हो? भैया क्या दिक्कत है आपको? आप तो मुद्दे की बात करो। हम आपको तिहाड़ जेल भेज देंगे। व्हाट इज नॉनसेंस, व्हाट इज नॉनसेंस। बिल्कुल नहीं। ये जो है नूपुर वाले केस में वो बेचारी गई है कहने के लिए कि हमारे सिक्योरिटी रीजन से ढेर सारे केस हमारे खिलाफ रजिस्टर करा दिए हैं, उन्हें एक जगह पे ले आइए। ठीक है ना? आपको सिर्फ इसी बात पे करना था। उस व्यक्ति ने बिना अधिकार क्षेत्र के बहुत सारी बकवास कर डाली, जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकता है। बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ इसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाके उन जज महोदय के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। ही हैड डन कॉन्टेम्प्ट ऑफ हिज ओन कोर्ट। यस, बिल्कुल। मतलब कॉन्टेम्प्ट तो जज खुद कर सकता है अपने कोर्ट। उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ बहुत सारा। नहीं, लेकिन उसको कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में जेल जाना चाहिए ना फिर। बिल्कुल जाना चाहिए। देखो अकाउंटेबिलिटी, देखो क्रिटिसिज्म कर दो उससे किसके, ये सब मोटी खाल के लोग हैं, कोई बहुत विद्वान नहीं है। पॉलिटिकल कंसिडरेशन और बाकी कंसिडरेशन से जो है ना बनते हैं। ठीक है, राइट। तो ये कोई आपका जो सिस्टम है ना, वो अकाउंटेबिलिटी लेके आएगा, सबसे बड़ी चीज वो है। मैं वही कह रहा हूँ। तो अब जो है जगह जगह पे जो है अपने को काम करना है। क्राइम फ्री भारत मिशन के जो है दफ्तर खोले जाएंगे। बिल्कुल। और उन जगहों पे ज्यादा खोले जाएंगे जहाँ पर बेमाई फटी हुई है, जहाँ पुलिस उनसे वसूली कर रही है, जहाँ पुलिस उनसे जो है ना लाखों रुपए पर मंथ कलेक्ट कर रही है। वहाँ पे अपराधों का संज्ञान नहीं हो रहा है, जुए सट्टे चल रहे हैं, चाकूबाजी हो रही है, और पुलिस के संरक्षण में हो रही है, शराब चल रही है, दारू चल रही है, स्मैक चल रहा है, ड्रग्स चल रहे हैं, और आम जनता घुटन महसूस कर रहा है। ये बबाना दिल्ली में जब हमने जो वहाँ पर अभी मीटिंग लिया था, कॉन्फ्रेंस वो लिया था, बड़ी वो लिए थे बैठक, तो उसमें जो है हर व्यक्ति के चेहरे पे ये पीड़ा थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पीड़ा क्यों होना चाहिए भाई? नहीं होना चाहिए। ये राजनेता जो है पुलिस की पैटिंग करेंगे, पुलिस की शाबाशी करेंगे, जिससे पुलिस उनके फेवर के काम करती रहे, उनकी चरण सेवक बनी रहे। उसकी भी जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है। लिहाजा अरुण जी, अपन को बात बहुत बिंदास से कहना है। ठीक है। और किसी को मस्केबाजी नहीं करना है, किसी को ये भी नहीं कहना है कि भाई साहब आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको नहीं पसंद आ रही है तो भी बात तो हम यही करेंगे। बात तो यही करेंगे। ठीक है, राइट। और आपने इतने सालों में जो भी ज्ञान आपने बघारा है, देश का तो कोई भला कर नहीं पाए हैं। सही बात है। और आपका सोच और चिंतन भी 21 लक्ष्यों का कभी नहीं रहा है। छोटे मोटे अपने लाभ की चीजें में, और उसमें यदि आपने कोई संगठन बनाया है तो सबसे जो है ना फीस ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो, तो देखा जाए आप अपना धंधा चला रहे हो। सही बात देश की जनता से आपको कोई लेना देना है नहीं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो हम जो है सभी विद्वानों से अपील करते हैं कि अब तक आप जो कुछ करते आए वो पास्ट की चीज है।
अब देश हित में वो करते रहो, कोई दिक्कत थोड़ी हो। हाँ, वो करते भी रहो, लेकिन साथ में क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़ जाओ और अपने परिवार के और आसपास के 10 लोगों को जोड़कर उन्हें संकल्पित करके उनसे भी 10 लोगों को तत्काल जोड़ने के लिए कहें। यदि ऐसा करोगे तो 9 दिन में हम 100 करोड़ से अधिक होंगे और हम सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित करते हुए नई व्यवस्था को जमीन पर उतार देंगे। और इसके लिए आपको अपने खीसे से 5 पैसे खर्च नहीं करना है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको किसी के सामने जाके वोट भी नहीं मांगना है, क्योंकि जो आप संगोष्ठियां कर रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि भैया आपको क्राइम फ्री भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल, क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, लिहाजा आप अपने लिए कब कहाँ मांग रहे हो, कहीं नहीं मांग रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल समझ। और हमारी शपथ कह रही है कि जो चंद्रगुप्त बनेगा हम छत पर जाके थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, उसके लिए वोट डालेंगे, उसकी पेपर ट्रेल को भी देखेंगे, ठीक है, और हम ईवीएम मशीन को भी गड़बड़ी नहीं करने देंगे। ठीक है कि नहीं। तो बिल्कुल। चलिए अरुण जी, आप जो है मैं कर लेता हूँ उनसे बात करके फाइन ट्यून कर लीजिए दिन भर का कैसा मिनट टू मिनट बन रहा है। उनसे शेड्यूल ले लेता हूँ क्या है। ठीक है, नहीं उनके पास चले जाओ, अच्छे आदमी है वो। आज मिल लेता हूँ मैं। हाँ, उनसे मिल लीजिए फोन करके कि हम मिलने आना चाहते हैं, जिससे कि फाइन ट्यून कर लें। और वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो वो मुझे जब मैं प्रोबेशनर था रायपुर में तब वो मुझसे मिलने आए थे। अच्छा, तो मुझे वो जो है 86 से जानते हैं। बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ। तो मैं आज इनसे मुलाकात करके सब पूरा प्लान कर लेता हूँ। ठीक। और इनके यहाँ भी वैसे एक राउंड तो लगाई आइए, क्या दिक्कत है। नहीं, ज्यादा ही हूँ, वो तो उन्होंने बुलाई है कि आप खाली आ जाए, कारण क्या कल में नहीं आ पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप आ जाए, आज करके फिर हम लोग कर लेंगे, और बाकी फिर आगे की चीजें बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, थैंक यू। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।